दोस्तों, बिहार चुनाव के घोषणा होने से लेकर नामांकन से नाम वापस लेने तक के बीच महागठबंधन के पार्टियों के बीच कोई तालमेल बैठता नहीं दिख रहा था। इसके बाद राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत बिहार दौरे पर आए और वो लालू प्रसाद यादव से मिलकर तालमेल बैठाने की कोशिश किए, मगर वो भी अधूरा ही रहा। लेकिन उन अधूरी चीजों को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई। जहां आरजेडी के तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री, वहीं वीआईपी के मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया। बावजूद इसके 11 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में ही टकरा रहे हैं। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि 9 सीट मिलने के बावजूद 14 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है, जबकि 61 सीटों पर लड़ने वाले कांग्रेस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि क्या मुकेश सहनी सच में इतने ताकतवर हैं जो उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। आखिर कौन सी वो परिस्थिति रही जो मुकेश सहनी ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों को घुटने पर झुकने को मजबूर कर दिया। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार में जब से चुनावी सुगबुगाहट शुरू हुई थी, उसी समय से मुकेश सहनी खुले मंचों से यह कहना शुरू कर दिए थे कि इस बार तेजस्वी यादव बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और मैं खुद उप मुख्यमंत्री बनूंगा। बिहार में मुख्यमंत्री हमारे छोटे भाई तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे और 2 नंबर के कुर्सी पर एक अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा जरूर बैठेगा। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी खुद के लिए 60 सीटों का डिमांड तक कर दिए थे। लेकिन जब सही महीने में चुनावी तैयारी शुरू हुई तो कांग्रेस जैसी अहम पार्टी ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस मानने से इनकार कर दिया। इसलिए मुकेश सहनी को भी उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, जबकि मुकेश सहनी चाहते थे कि सीट बंटवारे वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही इस चीज की घोषणा हो। लेकिन ना तो महागठबंधन में सीट बंटवारा हुआ और ना ही कोई और घोषणा। लेकिन जब चुनाव आयोग द्वारा दिए गए तारीख तक महागठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ तो सभी पार्टीज अपने अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को सिंबल देना शुरू कर दिया। यहीं पर सारा पेच फंस गया और कई ऐसी सीटें निकलकर सामने आ गई जहां पर महागठबंधन के उम्मीदवार आपस में ही मुकाबले का मन बना बैठे। महागठबंधन के अंदर कुछ भी ठीक नहीं था, बावजूद इसके आरजेडी, कांग्रेस और वामदल अपने अपने कैंडिडेट्स को सिंबल देने में लगे थे और इस पूरे प्रोसेस में मुकेश सहनी कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे थे। दोस्तों, मुकेश सहनी की निष्ठा किसी गठबंधन से नहीं है, बल्कि वो अपनी हित को साधना चाहते हैं, जो राजनीति में बुरी चीज भी नहीं है। इसलिए मुकेश सहनी अपने लिए एक विंडो हमेशा खुला रखे जो उन्हें एनडीए के दरवाजे तक लेकर जाती थी। जब महागठबंधन में बात नहीं बनी तो मुकेश सहनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। इसमें कयास यह लगाए जा रहे थे कि मुकेश सहनी शायद आज महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दे और एनडीए में शामिल हो जाए। लेकिन उस दिन यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ ही नहीं और मुकेश सहनी महागठबंधन में बने रहे। इसके बाद इस पूरे सीन में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत की एंट्री होती है और फिर वह लालू यादव और महागठबंधन के अन्य दलों के साथ मिलकर एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं और फिर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एक मजेदार घोषणा की जाती है, जिसमें तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का फेस बनाया जाता है। लेकिन इस समय तक बहुत देर हो चुकी थी और मुकेश सहनी अपने सिर्फ 15 कैंडिडेट्स को ही सिंबल दे सकी थी। उसमें भी सिर्फ 9 ऐसी सीटें हैं जहां वह अकेले लड़ रहे हैं और बाकी के सीटों पर उनका मुकाबला महागठबंधन के साथियों से ही है।
दोस्तों, मुकेश सहनी शुरू से ही सिर्फ एक डिमांड पर अड़े हुए थे और वो है उप मुख्यमंत्री की कुर्सी। लेकिन हम यहाँ पर आपको एक दिलचस्प फैक्ट यह बताते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में उप मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है ही नहीं। भारतीय संविधान में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का उल्लेख है, लेकिन उप मुख्यमंत्री का पद स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यह एक राजनीतिक पद है जिसे राजनीतिक समीकरणों को साधने और गठबंधन सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए बनाया जाता है। अगर एक उप मुख्यमंत्री को कोई मंत्रालय ना दिया जाए तो उसकी हैसियत सिवाय एमएलए और एमएलसी के अलावा कुछ नहीं रह जाता है। लेकिन मुकेश सहनी इसके ऊपर ही अड़े हुए थे, जबकि अगर वो उप मुख्यमंत्री का पद ना लेकर अपने खाते में 5-6 सीट और ज्यादा ले लेते तो ज्यादा विधायक होने की स्थिति में एक पार्टी सुप्रीमो के तौर पर वह ज्यादा मजबूत और असरदार रहते। लेकिन मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का झुनझुना ही पसंद आया तो कोई क्या ही करे। अब एक असली बात आपको बताते हैं कि मुकेश सहनी ने कांग्रेस और आरजेडी को इसके लिए झुकाया कैसे। क्या मुकेश सहनी की राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत है कि वह आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टीज को चैलेंज कर सकते हैं? तो आइए आपको वीडियो में आगे बताते हैं। दोस्तों, मुकेश सहनी इस बात का जिक्र कई इंटरव्यूज में कर चुके हैं कि अगर मैं चुनाव लड़ूं तो भले ही मैं जीत ना सकूं, लेकिन सामने वाले को हराने का दम जरूर रखता हूं। लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है, आइए पहले यह जानते हैं। साल 2014 से 2024 तक 10 सालों में मुकेश सहनी ने बिहार में खुद को निषाद कम्युनिटी के नेता के तौर पर स्थापित किया है। बिहार में इस कम्युनिटी की आबादी करीब 2.5% है। इसलिए पॉलिटिकल एक्सपर्ट का यह मानना है कि बिहार के मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, खगड़िया और सहरसा यानी कि मिथिलांचल कोसी के इलाके की 25 से 30 सीटों पर मुकेश सहनी हार जीत का एक बड़ा फैक्टर बन सकते हैं, क्योंकि यहां पर निषादों की अच्छी खासी आबादी है। इस दौरान मुकेश सहनी लगातार चुनाव हार रहे हैं, लेकिन अपनी जाति में उनकी वैसी ही पैठ है जैसी कुशवाहा समुदाय में आरएलएम के लीडर उपेंद्र कुशवाहा की है। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होकर बिहार में 134 सीटों पर चुनाव लड़ा था और अपने ज्यादातर उम्मीदवार वह नीतीश कुमार के जेडीयू कैंडिडेट्स के सामने खड़े किए थे। इससे नीतीश कुमार को करीब 40 सीटों का नुकसान हुआ था और जेडीयू सिर्फ 42 सीटों पर ही सिमट गई थी। मुकेश सहनी के केस में भी आरजेडी और कांग्रेस को यही डर सता रहा था कि मुकेश सहनी कहीं सीटों का नुकसान ना करवा दें, इसलिए उन्हें सिर्फ 9 सीट देकर डिप्टी सीएम का झुनझुना थमा दिया गया और इसी में मुकेश सहनी खुश भी हैं। तो टेक्निकल तौर पर अगर देखा जाए तो मुकेश सहनी ने आरजेडी या कांग्रेस को झुकाया नहीं है, बल्कि इन दोनों ने मिलकर वीआईपी सुप्रीमो को एक झुनझुना थमा दिया है, जिससे वह अपनी मर्जी के हिसाब से बजाते रहें। और वैसे भी बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स का भले ही बोलबाला देखने को मिले, लेकिन सिर्फ कास्ट पॉलिटिक्स करके कोई भी नेता समाज का भलाई नहीं कर सका है। आप इतिहास उठाकर देख सकते हैं। कास्ट पॉलिटिक्स के नाम पर लालू प्रसाद यादव के राज के 15 साल कोई भी बिहारी वापस नहीं देखना चाहता है और यही वजह है कि बिहार में भी अब कास्ट का फैक्टर काफी हद तक कमजोर हुआ है। यादव मतलब राजद नहीं होता, यादव मतलब विकास हो गया है। अब यादव मतलब विकास हो जी, यादव मतलब विकास हो गया। आईटीआई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, साइंस कॉलेज, डिग्री कॉलेज चाहिए। समय से पढ़ाई, टाइम से दवाई और रोजगार देगा, उसी के पीछे है हम लोग। बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं, काम के पीछे हम लोग हैं, हम जात के पीछे नहीं है। कलम बरियार होना चाहिए, लाठी में तेल नहीं पियाना। मुकेश सहनी भले ही अपने लिए कुछ भी डिमांड करे, लेकिन बिहार के जमीनी पॉलिटिक्स में वह फिट हो पाएंगे, फिलहाल के लिए ऐसा लगता तो नहीं है। बाकी इसके बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।
साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।